आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संग्रहित गद्य खंड के अंतर्गत पहले अध्याय राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चूँकि यह अभ्यास प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार जो है यह 10 अंक का होता है। इस प्रकार जो बोर्ड परीक्षा में गद्य से व्याख्या आती है वह 10 अंक की आती है और वह एक गद्यांश दे दिया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने पड़ते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय होगा, आज हमारा यही होगा। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी के में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस प्रकार यह जो गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले इस गद्यांश पर चर्चा करने से पूर्व हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। एक राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? एक राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए? वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पाठ में बताया है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कि उस राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग हो, यानी भूमि हो। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो तत्व है, उस राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक भूमि होना चाहिए। और दूसरा तत्व है, उस निश्चित भूभाग पर जो राष्ट्र का भूमि है, उस राष्ट्र के भूमि पर निवास करने वाले लोग होने चाहिए। और उस पर जो निवास करने वाले लोग हैं, वही जो है राष्ट्र का तीसरा स्वरूप है। निवास करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों की संस्कृति क्या है, वही जो है इन तीनों के सम्मिलन से जो है राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है भूमि और भूमि पर रहने वाले या बसने वाले लोग और उनके संस्कृति के सम्मिलन से होता है। तो आइए देखते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया। लेखक कहता है कि भूमि का निर्माण जो है देवताओं ने किया था और यह भूमि जो है वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके सौंदर्य और उसके समृद्धि के प्रति सचेत होना, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका आवश्यक कर्तव्य बनता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, इस राष्ट्र के भूमि के प्रति
व्यक्ति जितना अधिक समर्पित होगा, निश्चित रूप से उसकी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक कह रहा है कि यह जो पृथ्वी है, सच्चे अर्थों में यदि हम इसको देखें तो समस्त जो है राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी कि जितनी भी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, उन विचारधाराओं का जो स्रोत है यह पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। कह रहा है कि जो राष्ट्रीय भावना अपने मातृभूमि से नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी के अंदर जितनी गहरी होती हैं, उतना ही व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावों का अंकुर जो है पल्लवित होता है। जितना हमारा अपने राष्ट्र के भूमि के प्रति लगाव होगा, उतना ही हमारे अंदर राष्ट्रीय भावनाएं अंकुरित होती हैं। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के आदोपांत करा कि पृथ्वी के इस भौतिक स्वरूप के आदि से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना, इस पर निवास करने वाले लोगों का परम कर्तव्य होता है। अब इस पर जो प्रश्न आते हैं वह किस प्रकार पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। पहले है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यह किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ का नाम जो है वह है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहला जो क्वेश्चन होगा इसका उत्तर होगा कि पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र या देश के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व, किसी भी राष्ट्र के निर्माण का जो प्रथम महत्वपूर्ण तत्व होता है वह भूमि होती है। उस भूमि या धरती के उपयोगिता, महिमा के प्रति सतर्क रहने और उसे समृद्ध बनाने पर लेखक ने बल दिया है। एक बार और देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जो राष्ट्र का प्रथम तत्व होता है वह भूमि या धरती होती है। उसकी उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सतर्क रहना और उसे समृद्ध बनाने पर लेखक ने बल दिया है। तीसरा है लेखक ने हमारे कर्तव्यों के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो लेखक तीसरा जो इसमें है लेखक ने हमारे कर्तव्यों के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो लेखक के अनुसार यह धरती या भूमि अनंत काल से है। लेखक कहता है कि यह भूमि जो है अनंत काल से है और इस भूमि का जो निर्माण किया है वो देवताओं ने किया है। तो इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य और उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहना ही हमारा परम कर्तव्य होता है।
अब देखेंगे इसमें चौथा जो क्वेश्चन बनाया गया है, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। तो लेखक के अनुसार हमारी जो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी जो है यह पृथ्वी होती है। लेखक ने कहा है उपरोक्त गद्यांश में कि राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसका जो समस्त जो विचारधाराएं हैं, राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं, उसका जो जननी है वस्तुतः जो है पृथ्वी या धरती है। कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपने धरती से नहीं जुड़ी हो तो उस राष्ट्रीयता की भावना को निर्मूल और निराधार माना जाता है। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है, तो इसका उत्तर यह होगा कि जो विचारधारा अपने पृथ्वी के साथ या जो राष्ट्रीय विचारधारा राष्ट्रीयता अपने पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो वही निर्मूल और निराधार होती है, क्योंकि यही पृथ्वी जो है समस्त विचारधाराओं की जननी होती है। अब इसमें देखेंगे पांचवा है निर्मूल और पल्लवित शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांट कर लिखिए होगा। तो निर्मूल और पल्लवित शब्द में क्रमशः जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होंगे इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम जाने कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि निर्मूल का जो यदि हम विच्छेद करेंगे तो निह धन मूल होगा, तो इसमें जो है निर जो होगा उपसर्ग होगा, निर्मूल में जो है निर उपसर्ग होगा। और पल्लवित में पल्लव प्लस इत। तो इसमें जो पहले ही बताया गया कि जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग में आगे वाला जो शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय जो है पीछे वाला होता है। तो पल्लवित में पल्लव प्लस इत से बना हुआ है और इसमें जो प्रत्यय होगा वह इत प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार हम अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहला जो पैराग्राफ था उस पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हम देखें। अब हम आगे देखेंगे दूसरे पैराग्राफ को। दूसरा पैराग्राफ है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारा भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग नग बिंद की नदियों में के प्रवाह में सूर्य की धूप में से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं।
देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो इसमें प्रश्न है वह है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो पहले का उत्तर हम देखेंगे। प्रयुक्त प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें पृथ्वी अर्थात भूमि के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। अब दूसरा देखेंगे। गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। यदि हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाएगा। गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। गद्यांश में जो है धरती माता को वसुंधरा कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार होता है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद है। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसीलिए जो है पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। अब देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी होती हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो गद्यांश में वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। तो गद्यांश में वसुंधरा धरती को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी होती हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार के धातुओं को अपने पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है, इसलिए जो है इसे वसुंधरा कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। पृथ्वी को देह सजाने से लेखक का क्या आशय है। इसके उत्तर को हम देखेंगे। पृथ्वी के देह सजाने से लेखक का क्या आशय है। तो पृथ्वी के देह सजाने से लेखक का आशय यह है कि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं और इस मिट्टी से पृथ्वी की या धरती माता की देह सजती है, अर्थात धरती फलती फूलती व उपजाऊ बनती है। तो इस प्रकार पृथ्वी के देह सजाने से लेखक का यही आशय है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। चार, छोटे छोटे पत्थर प्रसाधन और सौंदर्य हेतु किस प्रकार उपयोगी होते हैं। अब इसको देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि पहाड़ों से टूटे हुए छोटे पत्थर नदियों के प्रवाह के साथ बहते हुए किनारों पर लग जाते हैं जो सूर्य की किरणों से चमकते रहते हैं। इन्हीं पत्थरों पर कुशल कारीगर द्वारा कारीगरी करते हुए उनके स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है और इनका प्रयोग प्रसाधन और सौंदर्य हेतु किया जाता है। और अगला क्वेश्चन अब देखेंगे इसमें, पांचवा। दिन रात
का समास विग्रह करते हुए उसका भेद बताइए। तो दिन रात का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा दिन और रात होगा। दिन और रात होगा। दिन रात का समास जो विग्रह होगा वह दिन और रात होगा। और समास का भेद पूछ रहा है तो यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। द्वंद्व समास की परिभाषा यह होती है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो इसमें जो है दोनों पद प्रधान होने के कारण जो है दिन रात में जो है द्वंद्व समास है और इसका जो समास विग्रह होगा दिन और रात होगा। इस प्रकार हम पहले गद्य के अंतर्गत पहले अध्याय राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इसके अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत 2 गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को हम आज देखें और उनके बारे में पढ़ें। आगे इस पाठ में से संबंधित अन्य गद्यांशों के बारे में भी पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो उत्तर होंगे उस पर चर्चा होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, गड़बड़ा था।